हेलो फ्रेंड्स, और आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण उपागम या व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत। ये एमए जो है थर्ड सेमेस्टर में है, सेकंड पेपर का पार्ट है। इसके अलावा ये नेट जेआरएफ का और प्री पीएचडी जो होती है, प्री पीएचडी नहीं, जो एंट्रेंस होता है पीएचडी का, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपयोगी है। तो देखते हैं कि क्या है व्यवस्था विश्लेषण उपागम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की देन है। इस दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक व्यवस्था विद्यमान है जिसके विभिन्न अंग पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। इस धारणा की कल्पना सर्वप्रथम के.डब्ल्यू. थॉमसन ने किया और मार्टिन कापलान ने इस धारणा का और अधिक विस्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में व्यवस्था शब्द 3 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे जो पहला अर्थ है वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ढांचा स्वयं तो निष्क्रिय है, किंतु इसका गठन करने वाले अंग अर्थात जो राज्य हैं, राज्य क्या हैं? राज्य सक्रिय हैं। द्वितीय अर्थ के अनुसार ढांचा ही प्रधान है जो विभिन्न अंगों की गतिविधियों तथा उनके कार्यकलापों को नियंत्रित एवं उसके स्वरूप को निर्धारित करता है। तो 3 अवधारणाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में। एक कहता है कि ढांचा निष्क्रिय है और उसके अंतर्गत आने वाले राज्य सक्रिय हैं। दूसरा कहता है कि नहीं, ढांचा प्रधान है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ढांचा है और उसकी जो है वह जो है अन्य देशों यानी राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और उनके कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। और जो तीसरी अवधारणा है वो देखा जाए संक्षेप में, तो तीसरी अवधारणा कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई है। इस संदर्भ में जेम्स एन राजनाउ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अध्ययन में जो नवीन प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं उनमें से संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रवृत्ति पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को व्यवस्था मान करके चलने की है। व्यवस्था दृष्टिकोण राज्यों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। व्यवस्था दृष्टिकोण राज्यों के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है क्योंकि राज्यों के बदलते व्यवहार का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में दिखलाई पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय बनाने में मार्टिन कापलान का विशेष हाथ है। कापलान ने अपनी मान्यता में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्रीय राज्य दोनों को ही सम्मिलित किया है। कापलान का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्यों ने सदैव अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है और भविष्य में भी निभाते रहेंगे, हालांकि उनकी भूमिका समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। कापलान का विचार है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को सुगठित रखने के लिए भौतिक शक्ति आवश्यक है। उसका विश्वास है कि राष्ट्रीय राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवहार सदैव राष्ट्रीय हित के आधारभूत विचारों से अनुशासित होता है। कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये 2 श्रेणियां क्या हैं? तो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 2 तरह की श्रेणियां होती हैं। एक होता है राष्ट्रीय राज्यकर्ता, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं नेशनल एक्टर हैं, और एक है राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता। इनको सुपर नेशनल एक्टर कहा जाता है। तो जैसे अगर राष्ट्रीय राज्यकर्ता की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, भारत, ये सारे हो जाएंगे। और यदि राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता की बात करें तो इसमें हो जाएगा नाटो, सीटो, सेंटो, ये सारे हो जाएंगे राष्ट्रोपरि राज्यकर्ता। कापलान का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच घटित होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का तत्व माना जाता है। कापलान ने अपनी विभिन्न मान्यताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 प्रतिमानों की कल्पना की है। यानी जो कापलान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 प्रतिमान बताते हैं। इसमें से पहला जो उनका प्रतिमान है वो है आपका शक्ति संतुलन का, यानी बैलेंस ऑफ पावर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर या शक्ति संतुलन क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि
कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि अपनी इच्छाएं दूसरे पे थोप दे, और कोई भी राज्य इतना कमज़ोर न हो कि उसे दूसरे के सामने गुलामी करनी पड़े। यानी एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, शक्ति का संतुलन बना रहे। कई बार जो है शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जो है युद्ध भी करना पड़ता है, शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना पड़ता है, और कई बार जो बैलेंस ऑफ पावर है, पावर का जो शक्ति का संतुलन है, उसके लिए जो है आप देखते हैं कि क्या करना पड़ता है बैलेंस ऑफ पावर के लिए। ये एक तरीके से कहा जाता है कि शक्ति का संघर्ष है बैलेंस ऑफ पावर, और ये जो है स्थायी नहीं होता है। जब बैलेंस ऑफ पावर गड़बड़ा हो जाता है, जब ये डिसबैलेंस हो जाता है, तब जो है युद्ध का जन्म होता है। जैसे बैलेंस ऑफ पावर डिसबैलेंस हो गया, कोई एक देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, तो जब वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा तो वहाँ पे वो आक्रमणकारी बन सकता है, निरंकुश बन सकता है। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पावर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत का एक पार्ट है और आवश्यक भी होता है। दूसरी इन्होंने जो कल्पना की है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के, इन्होंने 6 प्रतिमान बताए हैं। पहली है बैलेंस ऑफ पावर, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शिथिल का मतलब आप देख रहे हैं द लूज बाइपोलर सिस्टम। लूज का मतलब होता है शिथिल, ढीला या कमज़ोर। तो जैसे शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का मतलब कि विश्व में 2 ध्रुव बन गए हैं, यानी शक्तियों के 2 केंद्र हैं, लेकिन उनमें शिथिलता क्यों है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लेंगे कि यूएसए और यूएसएसआर शक्ति के 2 ध्रुव थे, लेकिन वो जो 2 ध्रुव थे उनमें शिथिलता क्यों थी, क्योंकि तभी भारत और युगोस्लाविया और इराक के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी निर्गुट देशों का एक संगठन बन जाता है, निर्गुट देशों का उदय होता है, जिससे क्या होती है द्विध्रुवीय व्यवस्था शिथिल हो जाती है। फिर एक प्रतिमान, जो तीसरा प्रतिमान है, वो है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था। कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था तब होता है जब क्या होता है कि जो निर्गुट संगठन था, जैसे मान लीजिए गुट निरपेक्ष आंदोलन था, तो या तो इसका लोप हो जाए, निर्गुट देशों का या तो लोप हो जाए, या फिर ये अत्यंत ही महत्वहीन हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि निर्गुट देश या गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य थे, तो उसमें से भारत जो है यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय संधि पे हस्ताक्षर कर लेता है। कहीं ना कहीं वो अपनी निर्गुटता के परे जाकर के ये संधि करता है, और इस प्रकार कहीं न कहीं वो साम्यवादी खेमे में शामिल हो जाता है। हालांकि भारत ऐसी घोषणा नहीं करता है, वो कहता है कि ये सामान्य जो है उसकी मैत्री संधि है, लेकिन ऐसा आप देखते हैं कि ऐसा कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था में ये होगा कि शक्ति के 2 ध्रुव बन जाएंगे, 2 केंद्र बन जाएंगे। पूरी दुनिया जो है दोनों गुटों में बट जाएगी, या तो साम्यवादी गुट में या तो पूंजीवादी गुट में, और वहाँ पे निर्गुट संगठनों का अभाव होगा। किसी सार्वभौम संगठन अगर होगा भी तो महत्वहीन होगा। ऐसी द्विध्रुवीय व्यवस्था को टाइट बाइपोलर सिस्टम कहा गया है। फिर है सार्वभौम राज्य व्यवस्था, द यूनिवर्सल जो है एक्टर सिस्टम। तो सार्वभौम व्यवस्था वो है कि एक विश्व व्यवस्था होगी और विश्व व्यवस्था का समर्थन करने वाले देश होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा, एग्जाम्पल के लिए यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके नेतृत्व में यूनिवर्सल कानून होंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। मध्यस्थता के द्वारा विवादों का निपटारा किया जाएगा, और इस प्रकार एक सार्वभौम व्यवस्था होगी जो सबके लिए समान होगी। 5वां जो प्रतिमान बताया है कैपलान ने, वो है श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। श्रेणीबद्ध का मतलब है द हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम। ये इस प्रकार से श्रेणीबद्ध होगी। आप इसको एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कह सकते हैं कि इसमें एक शक्ति सबसे अधिक शक्तिशाली होगी, फिर जो उससे कमज़ोर होगा वो उसके नीचे होगा, जो इससे कमज़ोर होगा वो इसके नीचे कार्य करेगा, और ये इस प्रकार ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को निर्देश दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो इसमें हायरार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम जो है बन जाता है। फिर जो 6ठा है प्रतिमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का, वो है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था यानी द यूनिट वीटो सिस्टम। ये एक ऐसी जो है स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है जहाँ पे कोई सार्वभौम संगठन नहीं है, शक्ति के 2-4 केंद्र नहीं है, बल्कि सभी क्या है, इस समय सभी देश शक्ति के केंद्र बन गए हैं, और सभी अपने आप में संपूर्ण हैं, आत्मनिर्भर हैं, सभी अपने आप में इतने शक्तिशाली हैं कि खुद नष्ट होने से पहले दूसरे को नष्ट कर सकते हैं, यानी सभी परमाणु संपन्न हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कापलान के अनुसार उपयुक्त विभिन्न अवस्थाओं का गहन अध्ययन कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के भूत, वर्तमान और भावी स्वरूप का समुचित विवेचन किया जा सकता है। निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, तो कापलान की व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। आलोचकों ने 6 प्रतिमानों को मनमाना बंटवारा माना है।
तथा इसे भिन्न भिन्न कसौटियों के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटने की आलोचना की है। इसकी आलोचना और भी तर्कों के आधार पर जो है विद्वानों द्वारा की गई है। इसके बावजूद कपलान के कुछ प्रतिमानों की सार्थकता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देती है। शक्ति संतुलन वाला प्रतिमान किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।